पावर ड्रग तक पहुंच सकती हो। प्रभास की बात सुनकर अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वाति ने अनिका के लिए इतनी बड़ी पहेली छोड़ रखी थी। इस वक्त प्रभास ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था। अनिका ने प्रभास की आंखों में पहले ही पढ़ लिया था कि प्रभास जो भी कह रहे थे वो सब सच था। अगर ये सच था तो अनिका अपने दिमाग को खोद खोद कर हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी जो उसे स्वाति में छोड़े हुए सुराग तक पहुंचा सके। देने के बावजूद अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति ने अनिका के लिए कौन से क्लूज छोड़े थे जिसके जरिए वो अपने बेटे की जान बचा सकती थी। प्रभास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हालांकि हम जब आखिरी बार तुम्हारी माँ से मिले थे, मेरा मतलब है स्वाति, मल्होत्रा और हम तीन उनके लिए काम करने वाले लोग, तब महेश अलग होने से पहले एक बार स्वाति जी से पूछा था, अगर पावर ड्रग के बारे में सिर्फ अनिका जानती है तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बात उसके लिए काफी खतरनाक हो सकती है? वो खतरनाक लोग पावर ड्रग को पाने के लिए अनिका की जान भी ले सकते हैं। उस वक्त महेश की बात का जवाब देते हुए स्वाति मल्होत्रा ने कहा था, जब तक मेरी बेटी अपने ही अंदर छुपे उन सुरागों के जरिए पावर ड्रग तक पहुंचने के काबिल हो जाएगी तो ये समझ लेना इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो उस पूरी खतरनाक गैंग का मुकाबला कर सकेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ और मेरी बेटी उन सुरागों को ढूंढने में कामयाब नहीं हुई तो फिर फिक्र करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब तक V16 पावर ड्रग बाहर नहीं आता तब तक वो लोग मेरी बेटी की जान के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे। इनफैक्ट वो लोग खुद ही मेरी बेटी की सुरक्षा करेंगे। अनिका आज फिर से अपनी माँ के असली चेहरे से अपने आप को काफी दूर महसूस करने लगी थी। पिछले महीनों में अनिका की मरी हुई माँ बार बार अनिका के सामने किसी न किसी रूप में आ रही थी, मगर हर बार अनिका उसे पहचानने में कोई ना कोई गलती जरूर कर देती थी। कभी अनिका ने अपनी माँ को करण गुलेरिया की बर्बाद जिंदगी का कारण समझा था, तो कभी एक गैंगस्टर समझा था, कभी एक चालाक और शातिर औरत समझा था, तो कभी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाली माँ समझा था। मगर आज प्रभास के मुंह से सच्चाई जानने के बाद फिर से अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे स्वाति अभी भी अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका अपने दिमाग पर पूरा जोर आजमा चुकी थी और स्वाति से जुड़ी हर कड़ी को अपने मन में जोड़कर स्वाति के छोड़े हुए क्लू तक पहुंचना चाहती थी, मगर अनिका को कहीं कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। अनिका ये जानने में नाकामयाब थी कि आखिर वो क्या सुराग थे जिनके जरिए वो V16 पावर ड्रग तक पहुंच सकती थी। अनिका जान चुकी थी कि अब उसके सामने रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला था। वक्त बर्बाद करने के लिए अनिका के पास वक्त नहीं था, क्योंकि दांव पर अलेक्जेंडर की जान थी। अनिका जान चुकी थी कि प्रभास के पास अब शेयर करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन बाकी नहीं थी, इसलिए अनिका उठकर प्रभास के कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही अनिका दरवाजे के पास पहुंची, प्रभास ने अनिका को दबी हुई आवाज में रोकते हुए कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया। मैं अपने आप को आज तक कभी माफ नहीं कर पाया। अनिका ने बिना मुड़े इस बात का जवाब देते हुए कहा, आपको पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने आपको कभी दोषी समझा ही नहीं है। मेरी माँ ने आपको कब का माफ कर दिया था। ये कहकर अनिका प्रभास के कमरे से बाहर चली गई। अनिका की बात सुनने के बाद प्रभास को ऐसा लगने लगा था जैसे सालों से जो पश्चाताप का बोझ वो अपने सीने पर लिए घूम रहा था, अचानक ही वो बोझ किसी ने उसके सीने से उतार लिया था। प्रभास की जिंदगी का कोई और मकसद नहीं था। प्रभास की जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना था, स्वाति की बेटी को किसी तरह बचाने में वो स्वाति के प्लान को कामयाब होता हुआ देखता रहे। अनिका के जाने के बाद प्रभास ने गहरी राहत की सांस ली। हालांकि प्रभास खुद ही बात नहीं जानता था कि आखिर अनिका कैसे जानती थी कि स्वाति ने प्रभास को कभी अपने गुनाहों के लिए दोषी माना ही नहीं था। मगर कहीं ना कहीं अनिका की बात सुनकर प्रभास को ऐसा लग रहा था जैसे खुद स्वाति ने प्रभास को माफी दे दी थी।
प्रभास के कमरे से बाहर निकलने के बाद राजलक्ष्मी, जो वहीं प्रभास के कमरे में मौजूद सब कुछ सुन रही थी, वो अनिका से कहने लगी, मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? अगर मुझे किसी ने इतना बड़ा धोखा दिया होता तो मैं जिंदगी भर उसे कभी माफ नहीं कर पाती। आपने इस तरह इतनी आसानी से उन्हें माफ कैसे कर दिया? क्या आपकी माँ यहाँ होती तो वो इन्हें माफ कर देती? अचानक तेजी से आगे चल रही अनिका ने अपनी जगह पर रुककर राजलक्ष्मी से कहा, मेरी माँ को पता था कि एक दिन उसके साथ ऐसा होगा और प्रभास उन्हें धोखा देंगे। मेरी माँ का प्लान इनके धोखे को शामिल करने के बाद ही बनाया गया था। वो जानती थी कि उनके मकसद तक पहुंचने से पहले जरूर उनके साथ कोई अपना धोखा करेगा। इसका मतलब साफ है कि मेरी माँ ने पहले ही प्रभास को माफ कर दिया था, वरना इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग करने इतने बड़े धोखेबाज को अपने साथ कभी नहीं रखते। उनके साथ धोखा हुआ है, ये पता चलने के बावजूद मेरी माँ ने आखिरी मीटिंग में इन्हें बुलाया था, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि अपने किए पर इन्हें बहुत पछतावा है। राजलक्ष्मी अनिका की बात सुनने के बाद अपनी जगह पर खड़ी हुई बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखती रही। अनिका के साथ साथ राजलक्ष्मी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर स्वाति मल्होत्रा कौन थी और इतनी दूर की सोच कैसे रख पाती थी। राजलक्ष्मी को अचानक ऐसा लगने लगा था जैसे उसके शरीर का पूरा खून सूखने लगा था। ऐसी बात राजलक्ष्मी ने अपनी जिंदगी में पहली ना तो कभी सुनी थी और ऐसी फीलिंग इससे पहले राजलक्ष्मी ने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की थी। राजलक्ष्मी के साथ अपनी बात पूरी करने के बाद अनिका तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। राजलक्ष्मी अपनी जगह पर खड़ी बस अनिका को जाता हुआ देखती रही। अपनी कार में बैठने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखकर अपना माथा स्टीयरिंग पर रख दिया। अनिका जानती थी कि उसकी माँ ने एक बहुत बड़ी पहेली उसके सामने रख दी थी, जिस पहेली को सुलझाए बिना वो अपने बेटे की जान नहीं बचा सकती थी। मगर अनिका ये समझने की कोशिश कर रही थी कि स्वाति ने जो क्लू अनिका के लिए छोड़ा था वो कहाँ था और किस तरह अनिका उस क्लू के जरिए V16 पावर ट्रक तक पहुँच पाएगी। तभी अचानक अनिका को स्वाति मल्होत्रा की रिकॉर्डिंग के बारे में याद आया। बचपन से लेकर आज तक अनिका ने कई बार स्वाति मल्होत्रा की वो आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी थी। अनिका को उस रिकॉर्डिंग का हर शब्द ज़बानियां याद था, मगर अनिका को उस रिकॉर्डिंग में कहीं कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। जो दूसरी चीज स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के लिए छोड़ी थी वो थी अनिकरण फार्मास्यूटिकल्स। अनिका समझ चुकी थी कि अब मनाली जाकर पुराने मैनेजर मनोज से मिलना बेहद जरूरी हो गया था। अनिका को लग रहा था अनिकरण फार्मास्यूटिकल्स में ही कहीं स्वाति ने छोड़ा हुआ वो सुराग दफन किया था। अनिका को उस सुराग तक किसी भी हालत में जल्द से जल्द पहुंचना था। अनिका अपने मोबाइल में फिर से स्वाति की वो आखिरी रिकॉर्डिंग सुनने लगी। इस बार अनिका ने अपने कानों में हेडफोन लगाकर बारीकी से स्वाति की वो रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश की। बार बार रिकॉर्डिंग सुनने के बावजूद अनिका को कोई क्लू नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक अनिका को रिकॉर्डिंग में एक खास बात सुनाई दी। वो बात सुनते ही अनिका की सांसें जैसे थम सी गईं। इससे पहले कि अनिका वो रिकॉर्डिंग फिर से सुन सकती, अनिका का फोन बजने लगा। अनिका अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर हैरान हो गई। अनिका को जब ऐसा लगा कि उस रिकॉर्डिंग में उसने कोई खास बात नोटिस की थी, तब वो ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को वापस सुनना चाहती थी। मगर तभी अनिका के फोन की रिंग बजने लगी। अनिका ने इरिटेट होकर अपने फोन स्क्रीन की ओर देखा। अनिका ये देखकर चौंक गई कि रोहित की माँ आयशा मारवा उसे कॉल कर रही थी। आयशा का स्वभाव काफी सॉफ्ट रहा था और अनिका के साथ आयशा के संबंध भी काफी अच्छे रहे थे, इसलिए अनिका उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहती थी। अनिका ने जब कॉल रिसीव किया तब आयशा की बड़ी ही सॉफ्ट और जेंटल आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। आयशा ने अनिका से कहा, मैं अभी रोहित के घर जा रही हूँ, क्या तुम भी मुझे वहाँ मिलोगी? अनिका वैसे भी कुछ देर के लिए घर जाने ही वाली थी, इसलिए अनिका ने आयशा से कहा, हाँ मैं भी अभी कुछ देर में वहीं पहुँचूंगी। ये कहने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना मोबाइल पैसेंजर सीट पर रख दिया। जब अनिका की कार रोहित के विला के अंदर दाखिल हुई तब वहाँ पहले से आयशा मारवा की गाड़ी पहुँच चुकी थी। आयशा अपनी कार से धीरे से उतरकर विला की ओर जा रही थी।
अनिका ने अपनी कार ठीक उनकी गाड़ी के पीछे पार्क की और अपनी कार से उतरकर आयशा की ओर चलकर जाने लगी। आयशा ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और गले में सफेद रंग की माला। इतनी सादे पोशाक में भी कोई इतना खूबसूरत लगता था, ये बात तो कभी अनिका ने सपने में भी नहीं सोची थी। आयशा उम्र में लगभग 50 साल की थी, मगर उनका रूप रंग देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा थी। अनिका पिछले कई घंटों से काफी टेंस थी, मगर आयशा का शांत और खूबसूरत चेहरा देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अनिका ने आयशा के बिल्कुल पास जाकर उनके सामने बड़े ही रिस्पेक्ट से खड़े होते हुए पूछा, आप यहाँ? वैसे मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आने का फैसला किया। आयशा ने भी अनिका की इस बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैसे ना आती, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है। बेशक कल बर्थडे के सेलिब्रेशन में मैं शामिल नहीं हो सकी, मगर बच्चों को आशीर्वाद देने का मौका मैं कैसे खो सकती थी। आज मैं बच्चों से मिलने आई हूँ। अनिका ने इस बात का स्वागत करते हुए आयशा को अंदर आने का इशारा किया। आयशा की चाल ढाल, उनकी बात करने का तरीका देखकर यही कहा जा सकता था कि वो किसी रियासत की रानी थी। जैसे ही आयशा रोहित के विला के लिविंग रूम में दाखिल हुई, आयशा की नजर नन्ही से आर्यन और रिया पर पड़ी। दोनों ने जब अपनी दादी माँ को देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन और रिया दोनों ही अपने हाथ हवा में लहराते हुए आयशा मारवा की ओर दौड़कर चले आए। रिया ने आयशा मारवा की ओर देखकर आवाज लगाई, दादी माँ, आप कल हमारे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आई। क्या आप जानती है कि मुझे कितना बुरा लगा? अब तक आयशा रिया की सभी चालाकियों को अच्छी तरह पहचान चुकी थी। आयशा मारवा ने अपने साथ आए नौकर के हाथ से एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर रिया के हाथ में थमा दिया और उसके बाद दूसरा गिफ्ट बॉक्स आर्यन के हाथ में थमा दिया। गिफ्ट की ओर देखकर रिया के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई। रिया ने गिफ्ट बॉक्स अपने बगल में रखकर आयशा के सामने अपनी बाहें फैला दी। आयशा ने भी बड़े ही प्यार से रिया को अपनी बाहों में भर लिया। रिया को अपनी गोद में उठाकर आयशा ने रिया को गालों पर चूम लिया। रिया ने भी बदले में आयशा को एक रिटर्न किस दे दी, जो देखकर अनिका और आयशा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया ने आयशा की ओर देखकर कहा, वाह, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं आज तक जितनी भी आंटी से मिली हूँ, आप उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। अब मैं समझी कि मैं खुद इतनी खूबसूरत क्यों, क्योंकि मेरी दादी माँ इतनी खूबसूरत है। आयशा अब तक अच्छी तरह जान चुकी थी कि रिया को लोगों को रिझाना कितना पसंद था। रिया के गालों पर हाथ फेरते हुए आयशा ने कहा, तुम्हारा रूप रंग तुम्हारी मम्मा की वजह से है। अगर वो इतनी खूबसूरत नहीं होती तो तुम इतनी प्यारी कैसे होती। रिया जानती थी कि अनिका भी ठीक आयशा के बगल में खड़ी थी और वो अपनी मम्मी को भी ऐसी बातों से रिझाना खूब जानती थी। इसलिए आयशा की बात में हामी भरते हुए रिया ने कहा, हाँ वो बात तो है दादी माँ, मेरी मम्मा है ही इतनी ब्यूटीफुल कि मम्मा के सारे बच्चे भी काफी ब्यूटीफुल पैदा हुए हैं। रिया की ऐसी बात सुनकर काफी देर बाद अनिका के चेहरे पर मुस्कान लौटी थी। दोनों बच्चों के साथ कुछ देर बात करने के बाद आयशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? अनिका समझ गई थी कि एक दादी माँ होने के नाते वो पहली बार अपने पोते अलेक्जेंडर का मुंह देखना चाहती थी। अलेक्जेंडर ऊपर के कमरे में आराम कर रहा था। वैसे तो उसका बुखार अब काफी कंट्रोल में आ गया था, मगर अलेक्जेंडर के लिए इस वक्त आराम करना बहुत जरूरी था। अनिका आयशा को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। अनिका ने बड़े ही ध्यान से अलेक्जेंडर के बेडरूम का दरवाजा खोला। आयशा ने बिस्तर पर लेटे अलेक्जेंडर को बड़े ही ध्यान से देखा। कमरे में लाइट्स काफी डिम रखी गई थी ताकि अलेक्जेंडर को सोने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन कम रोशनी में भी आयशा को अलेक्जेंडर का चेहरा साफ नजर आ रहा था। अलेक्जेंडर काफी हद तक रोहित जैसा लगता था। अलेक्जेंडर का चेहरा देखकर आयशा को नन्हे रोहित की याद आने लगी। कुछ देर तक अलेक्जेंडर को यूं ही दरवाजे के पास खड़े रहकर देखने के बाद आयशा ने बड़ी धीमी आवाज में अनिका से कहा, दरवाजा बंद कर दो, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुम्हारे बेटे को। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आप जिसे नजर लगाना कहती हैं, मैं उसे आशीर्वाद समझती हूँ। अनिका की इस बात ने आयशा का दिल जीत लिया था, मगर अनिका ये भी जानती थी कि ज्यादा देर कमरे के बाहर खड़े रहने से अलेक्जेंडर की नींद में परेशानी हो सकती थी। इसलिए बड़े ही ध्यान से अनिका ने अलेक्जेंडर के कमरे का दरवाजा बंद कर लिया।
जैसे ही नन्हे से अलेक्जेंडर का चेहरा आयशा की आंखों से दूर हुआ, आयशा ने अपनी नजरें पीछे की ओर घुमाई। आयशा ये देखकर चौंक गई कि रोहित ठीक उसके सामने खड़ा था। चाय नहीं पीऊंगा। चलो। पल भर में ही रोहित के बचपन के चेहरे को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए चाय चाय तो पी सकते हो। हमें कहाँ तेल है? तेल नहीं है मेरे को, एसिडिटी मतलब दवाई फिर से चालू है ना। नहीं, भूल गया भूल गया। हाँ
का वीडियो हो गया था, 15 मिनट उसमें हो गया, 20 मिनट इसमें हो गया। चार्जिंग तो भी लगा दूँ ना। अभी ये कल का ही देख रहे हैं, अभी आधा ज़्यादा रखा हुआ सारा। नहीं ऐसे ही खाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गुलशन भाई, आप थोड़ा थोड़ा करते करते कम करो, तो आप ज़्यादा ही कर रहे हो, कम कर ही नहीं। ज़्यादा हमारा कब होता है, जब हम टावर के ऊपर चढ़ते हैं, काम करते हैं तो बहुत कम, या तो फिर चलते फिरते रहते हैं तब खाते हैं। वो भी एक बार मुँह भर लिए तो फिर हमारा आधा सफ़र कट जाता है। कौन सा है ये? चार्जर लगा दूँ। कब लगाया हुआ है, नहीं चार्ज हो गया था, फिर इसका यूज बहुत कम हुआ है ना। अरे तो उसका हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, पता नहीं। आयशा ने देखा था ये कुछ पल ठीक वैसे ही थे जैसे पिछले कुछ साल आयशा मारवा के रोहित के बचपन और जवानी के बीच गुजरे थे। जब आयशा मारवा रोहित को छोड़कर गई थी तब रोहित लगभग अलेक्जेंडर की उम्र का था, और आज तो रोहित आयशा के सामने खड़ा था। वो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का हेड, द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था। रोहित और आयशा के संबंध काफी खट्टे रहे थे। बचपन से लेकर आज तक रोहित अपनी माँ से ज्यादा मिला भी नहीं था, और जितनी भी बार मिला था आयशा ने हमेशा रोहित को अपने से दूर ही रखा था। आयशा के बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आयशा को मन ही मन रोहित से काफी नफरत थी। जो औरत अपने बेटे से इतनी नफरत करती थी, वो औरत उसके घर आकर उसके पोते पोतियों को इतना प्यार क्यों दे रही थी? ये बात तो रोहित की समझ के बाहर थी। दोनों माँ बेटे कुछ देर तक एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बात करें। कुछ देर यूं ही खामोश खड़े रहने के बाद आयशा ने रोहित से कहा, चलती हूँ, मैं तो बच्चों के जन्मदिन की बधाई देने आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। रोहित भी जानता था कि माँ बेटे के बीच में बात करने का कोई जरिया बाकी नहीं रहा था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी माँ के साथ आगे क्या बात करता। जो बचपन बिन माँ के रोहित ने गुजारा था उसका हिसाब आयशा चाह कर भी नहीं चुका पाती। लाल मिर्ची में दे रहे। रोहित ने अपने मन में दबी नफरत को कभी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया था, मगर रोहित ने अपने बिन माँ के बिताए हुए बचपन का सारा दोष अपनी माँ पर डाल रखा था, और मन ही मन अपनी माँ को मुजरिम भी करार दे दिया था। आयशा धीरे धीरे स्टेयरकेस से उतरकर रोहित के विला से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। भाई आप एक काम करो, नीचे खड़े रिया और अफरीन के सर पर हाथ फेरने के बाद आयशा मेन रोड की ओर 25 आगे रुपए बढ़ने का एक लगी। पैकेट मिलता है, 25 रोहित और अनिका भी उनके पीछे पीछे धीमी कदमों से नीचे जब चाहिए आपको हाँकने ले आए। सकते हो। तभी अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया। बराबर है। आयशा को रोहित के आगे खड़ा हुआ देखकर वो नौकर एक पल के लिए घबरा गया। वो नौकर रोहित से कुछ कहना चाहता था, मगर ऐसा लग रहा था कि आयशा को देखकर वो नौकर अपनी बात अपनी जुबान पर दबाए बैठा था। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उस नौकर से पूछा, क्या हुआ, इस तरह अंदर क्यों चले आए? नौकर जानता था कि अब किसी भी हालत में उसे अपने मालिक को अंदर आने का कारण बताना होगा। नौकर ने रोहित की ओर देखकर कहा, वो बड़े साहब आए हैं, उनके साथ वो भी हैं। नौकर अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा था और रोहित नौकर की बात समझ नहीं पा रहा था। रोहित ने नौकर के पास आकर फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन आया है? इससे पहले कि नौकर कोई जवाब दे पाता, बाहर से किसी के शोर मचाने की आवाज आने लगी। देखते ही देखते वो आवाज रोहित और अनिका के और करीब आने लगी। मेन गेट से अंदर आ रहे आदमी को देखकर रोहित चौंक गया। रोहित के सामने जो इंसान खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहित के पापा हंसराज मारवा थे। हंसराज मारवा की उम्र 50 से 55 साल रही होगी, मगर उनके शरीर की फिटनेस और अपने आप को कैरी करने का तरीका काफी एलिगेंट था।
वो आज भी उतने ही स्मार्ट और हैंडसम लगते थे जितने कि आज से 30 साल पहले, मगर उनकी आंखों में आज भी वही जुनून नजर आ रहा था जो आज से 30 साल पहले नजर आता था। हंसराज मारवा ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं भी देखता हूँ कौन है वो जो मुझे इस घर में आने से रोकता है। रोहित के साथ बात करते हुए अचानक ही हंसराज की नजर रोहित के सामने खड़ी आयशा पर पड़ी। आयशा को देखते ही हंसराज के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही उनका गुस्सा शांत हो गया था और उनके गुस्से की जगह उनके चेहरे पर अब काफी एटीट्यूड नजर आने लगा था। अपने कोट के बटन सीधे करते हुए अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर हंसराज ने आयशा की ओर देखकर कहा, अब मैं समझा कि मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा था। लगता है मेरे खिलाफ माँ अपने बेटे को भड़का रही है। अरे सालों बीत गए, माँ बेटे के बीच में कभी कुछ नहीं बोला तो अब क्या बोलूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी मुबारक, मगर मेरी जिंदगी से जुड़े कुछ अधिकार हैं जो तुम मुझसे कभी नहीं छीन सकते। हंसराज को ऐसा लग रहा था जैसे आयशा और रोहित अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी रिलेशंस थी। रोहित भी किसी बात का खुलासा हंसराज के सामने नहीं करना चाहता था। रोहित ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ हंसराज से बड़े ही धीमी आवाज में पूछा, बताइए डैडी, आप अचानक यहाँ कैसे? तभी अचानक हंसराज के पीछे एक 45 से 50 साल की औरत घर में दाखिल हुई। दिखने में वो भी काफी एलिगेंट थी। यूं कहा जा सकता था कि आयशा और उस औरत की हर बात काफी सिमिलर थी। बस अगर दोनों के बीच कोई फर्क था तो वो ये था कि बिना गहनों के भी आयशा किसी रियासत की महारानी से कम नहीं लगती थी और वो औरत जो गहनों से लदी हुई थी वो खूबसूरती में आयशा से कुछ नंबर कम ही थी। हंसराज और उस औरत जिसका नाम था देविका, उन दोनों को आयशा ने कम से कम 20 साल बाद फिर से देखा था। मगर एक औरत होने के नाते आयशा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि वो इमोशनली टूट जाए, आयशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, चलो मैं चलती हूँ, तीनों बच्चों का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। ये कहने के बाद जैसे ही आयशा अपने कदम घर से बाहर की ओर बढ़ाने लगी, अचानक उनके कानों पर एक आवाज पड़ी, रुक जाइए। जब हैरान आयशा मारवा ने पीछे मुड़कर देखा तो नन्ही सी रिया अपनी बाहें फैलाए अपनी दादी माँ की ओर आ रही थी। रिया ने आयशा की ओर देखकर कहा, रुक जाइए, आप इतने दिनों बाद हमसे मिली हैं। मैं आपको हमारा टेरेस गार्डन दिखाना चाहती हूँ। वहाँ ढेर सारे आपकी पसंद के फूल लगाए गए हैं। हंसराज मारवा वहीं पास खड़े हुए रिया और आयशा की बातें गौर से सुन रहे थे। आयशा ने अचानक ही अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए बड़े ही एटीट्यूड से रिया से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। आयशा ने ये बात बड़ी ही सख्ती से कही थी। रिया समझ नहीं पा रही थी कि अभी कुछ देर पहले जो आयशा बड़े ही प्यार से रिया और आर्यन के साथ बात कर रही थी, उन्हें अचानक हो क्या गया था। रिया रिश्तों की कॉम्प्लिकेशंस को समझ नहीं पाती थी, इसलिए आयशा की नाराजगी का कारण सोचने लगी। रिया को लगा कि शायद आयशा उस बात को लेकर नाराज थी कि कई दिन हो गए थे मगर रिया और आर्यन उन्हें मिलने उनके विला पर नहीं गए थे। इसलिए माफी मांगते हुए रिया ने आयशा से कहा, मैं जानती हूँ कि आप हमसे नाराज हैं क्योंकि मैं आपसे मिलने नहीं आई थी, मगर अब मैं वादा करती हूँ कि मैं और आर्यन हर 2 हफ्ते में आपसे मिलने आया करेंगे। रिया की बात का जवाब देते हुए आयशा ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ मुझसे मिलने आओ। मेरे घर पर कई सारे छोटे बड़े पौधे लगे हुए हैं और तुम उन पौधों को बिना परमिशन के छूती हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे छूने से कई फूल बर्बाद हो सकते हैं, ये बात तुम्हें अभी नहीं पता। आयशा ने छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह से बात की थी वो देखकर अब रोहित के सब्र का बांध भी टूट गया था। रोहित ने आगे आते हुए रिया को अपनी गोद में उठा लिया और रिया को प्यार से पीठ सहलाते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी फूल पसंद है वो फूल मैं हमारे टेरेस गार्डन पर तुम्हारे लिए लगवा दूंगा, तुम जब चाहे उन्हें छू सकती हो। रिया चुपचाप आयशा को फटी हुई आंखों से देखती रही। रोहित ने आयशा की ओर देखकर कहा,
ये क्या तरीका है छोटी सी बच्ची से बात करने का? आयशा ने पलटकर रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि बच्चों से मुझे कितनी नफरत है। आयशा की ये बात रोहित के दिल में तीर की तरह चुभी थी। बचपन में जब भी रोहित ने अपनी माँ को मिस किया था और अपनी माँ के पास जाने की कोशिश की थी, तब आयशा ने किसी न किसी बहाने से रोहित को अपने आप से और अपनी जिंदगी से दूर रखा था। उस वक्त भी रोहित ने हमेशा यही सोचा था कि आयशा को बच्चे पसंद नहीं हैं। मगर आज सबके सामने जब उन्होंने रिया से इस तरह बात की, तब रोहित को अपने बचपन की सारी धुंधली तस्वीरें साफ नजर आने लगी। पिछले कुछ दिनों में अपनी माँ के लिए रोहित के दिल में जो नफरत हुई थी, वो काफी हद तक कम हो गई थी। मगर आज जिस तरह से आयशा ने रिया के साथ बातें की थी, रोहित की वही पुरानी नफरत फिर से ताजा हो गई थी। रोहित आयशा की ऐसी हरकत का पलटकर जवाब देने वाला था, तभी अचानक रोहित के कानों पर अपने पापा हंसराज की आवाज पड़ी। रोहित के पापा ने आयशा की ओर देखकर कहा, नफरत करने की सारी हदें तुम पार कर चुकी हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतना कड़वा हो सकता है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से पेश आ सकता है। जरा देखो इस मासूम बच्ची की ओर। लोगों को जिन आंखों में भगवान नजर आता है, तुम उन्हीं मासूम आंखों को शक की नजर से देखती हो। छोटे बच्चे अगर पेड़ पौधों को देखकर एक्साइटेड होकर हाथ लगाते हैं, तो उसके पीछे उनका मकसद उन्हें बर्बाद करना नहीं होता। ऐसी उम्र में बच्चे जानना चाहते हैं कि चीजें क्या होती हैं, कैसी होती हैं। वो उन्हें महसूस करना चाहते हैं। आयशा काफी हैरानी से रोहित के पापा की ओर देखने लगी। उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना चाहती थी कि उन्हें ताज्जुब है कि रोहित के पापा इतने समझदार हो गए हैं। रोहित के पापा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आयशा से कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बदल कैसे गई हो। रोहित के पापा की इस बात पर पलटकर जवाब देते हुए आयशा ने कहा, इस दुनिया में कम से कम तुम ये क्या हो गया तुमका? काहे बंद हो गए? नेट पैक बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सवाल न पूछो तो ही अच्छा होगा। आयशा ने अपनी छोटी सी जवाब में बहुत कुछ कह दिया था। आयशा की बदली हुई जिंदगी के पीछे सिर्फ और सिर्फ रोहित के पापा हंसराज का हाथ था, और आज वही इंसान आयशा से अपने बदल जाने की वजह पूछ रहे थे। रोहित के पापा के पास आयशा की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर आयशा को पेट दिखाकर खड़े हो गए। आयशा धीरे धीरे अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी उनके कानों पर हंसराज की आवाज पड़ी। रोहित के पापा रिया और आर्यन से कह रहे थे, अरे बच्चों आ जाओ। दरअसल मैं तुम लोगों के बर्थडे पर शामिल नहीं हो पाया, मगर आज तुम लोगों को बर्थडे की विशेष और प्रेजेंट देने आया हूँ। दोनों बच्चों ने इससे पहले हंसराज को कभी नहीं देखा था। रिया और आर्यन हैरानी से पहले एक दूसरे को देखने लगे और फिर अपने पापा की परमिशन लेने के लिए रोहित की ओर देखने लगे। रोहित ने अपना सर झुकाकर इशारे से दोनों बच्चों को हंसराज के पास जाने की परमिशन दे दी। दोनों बच्चे अपने हाथ कमर के पीछे बांधकर धीरे धीरे हंसराज के पास जाने लगे। तभी हंसराज ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखकर रोहित से कहा, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि तुम्हारे तीन बच्चे हैं। जब मैंने सुना कि तुम्हारे तीनों बच्चों का जन्मदिन तुम मनाने जा रहे हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। कल तो मैं परिवार के सामने आकर माहौल खराब नहीं करना चाहता था, मगर मौका मिलते ही मैंने सोचा कि तीनों बच्चों का मुंह भी देख लूंगा और उन्हें गिफ्ट भी दे दूंगा। ये कहते हुए हंसराज ने आवाज लगाते हुए अपने पीछे खड़ी देविका से कहा, जरा आओ, बच्चों को आशीर्वाद देना, और वो जो तोहफे लाए हो वो भी बच्चों को दे देना। हंसराज की बात सुनते ही बड़ी ही पोलाइटली देविका ने दोनों बच्चों के पास आकर उन्हें तोहफे दिए और दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा,
तुम्हारी दादी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और मेरा आशीर्वाद तुम बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। दादी माँ? ये शब्द सुनकर दोनों बच्चे फिर से हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद रिया की नजर अपनी कार के पास खड़ी आयशा पर पड़ी। देविका ने जब बच्चों के सामने अपने आप को दादी माँ कहा तो वो बात आयशा अपने दिल में जैसे जहर की तरह निकल चुकी थी। आयशा किसी तरह अपने आंसुओं को रोके हुए कुछ देर तक वहीं कार के पास खड़ी रही। उसके बाद जब आयशा को ये एहसास हुआ कि अब उसका यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तब उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रोहित, दोनों बच्चे हंसराज और देविका के साथ साथ खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार आयशा को ये कह रहा था कि तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो और तुम्हें इस परिवार में बढ़िया गाना सुन रहा जी। सिम क्यों? सर काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो एक सिम दे सकता हूँ, बाकी मैं 3 से काम करता हूँ। अरे उनसे ले लीजिए, वहाँ से एक सिम मिल जाएगा वहाँ पर। उनसे बता दीजिए ना खाली नहीं है, उससे बंदा काम कर रहा है। अरे नहीं चलता ना वैसे यार, एक बंदे को 2 सिम दी जाती है, 2 सिम है, सही है बात है। ये वो 2 सिम खाली तुम्हारे पास पड़ी है और एक काम करिए, एक सिम चाहिए ना आपको? हेलो। हाँ बोलना। राकेश राजभर के पास सिम ही नहीं है। तो काम कैसे कर रहा है वो? पर्सनल सिम से कर रहा है, डेली रिचार्ज करके। अभी उस दिन मेल जिसके लिए करवाया गया रहा लव सर से, वो मेल किसके लिए था? लेकिन मैं वो लोगों का सीधा रिप्लाई आ गया ना, भाई तुम्हारे पास 2 सिम खाली पड़ी है, उसको यूज करोगे कि नया सिम मांगोगे? तो उनको कैसे मालूम यूज नहीं हो रहा? यूज तो हो रहा है बराबर। अरे नहीं ना, उनके पास पूरा सबका अपडेट है ना भाई। कैंसल झालंय तुम्ही चलो फिर जो साइड हमारा एक दिन में होना है उसको मैं 2 दिन में करूँगा। कॅन्सल म्हणजे काय झालंय, और ड्राइवर एक के साइड टू-व्हीलरवरनं कापशीवर येत होता ना, त्यांची गाडीवर ऍक्सिडेंट झाला वाटतं, त्यामुळे जरा ऍडमिट करतात. त्यामुळे ते सिम भिजवा दोगे? हो, ते आता बघा कधी झालं. शाम को फ्री होऊंगा जल्दी तब ना। ड्राइव इनकी साइड है, अभी पहुंचा भी नहीं हूँ साइड पे, 12 बजे तक पहुंचूंगा। कल सुबह भेज देना फिर। चलिए ठीक है। और ये बोल रहा था तो सिम नंबर बताना, नंबर लिखा रहता है, वो नंबर बताना। ठीक है, हम अभी नहीं बता पाएंगे। अभी तो फ्री हो ना? अभी सारे सिम हमें निकालने पड़ेंगे, हमारे पास टूल नहीं है ना सिम निकालने के। हाँ तो एक काम करो, रिक्वेस्ट में उसमें ना ये आता है, क्या बोलते हैं, IMSI नंबर आता है। हमें देखने पड़ेगा किसमें कौन सा सिम लगा हुआ है। सिम मैंने चेंज किया था। अरे तो जिसमें भी जो भी सिम है मेरे को नंबर बताओ, बाद में कंफर्म कर लेंगे कौन सा सिम किसमें है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। सुनो, हाँ 1 2 3 ऐसे करो, अभी हम नंबर पता चलेगा। मैं सब कुछ आपको मुझे दीजिए, आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। ये साले यहाँ से तो मैं घंटा मोबाइल नहीं देंगे, अभी रुको हम बताते हैं। कुछ नहीं देंगे हम भोसड़ी अभी चाहिए उसको, कल चाहिए। लेकिन हम लोगों तो कल तक नहीं भेज पाएंगे क्योंकि हमें जाने में अभी अंधेरा हो जाएगा। कल चाहिए हमसे, बोले शाम को, हमके शाम को नहीं हो पाएगा, मना कर दिया मैंने। शाम को जाने के लिए लेट हो जाएगा, कैसे भेजेंगे हम? सुबह भी मना कर दूंगा, 2-3 दिन ऐसा घुमा दूंगा। संडे छुट्टी रहेगी ना? संडे 26 जनवरी भी है। 26 जनवरी छुट्टी रहेगी। 26 जनवरी जाहिर सी बात है छुट्टी रहेगी, पूरा इंडिया छुट्टी पे रहेगा।
वीडियो उसमें हो गया है। अब सही है, इतना काफ़ी है। होने का कोई अधिकार नहीं है। अपना सर झुकाकर जैसे ही आयशा अपनी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने लगी, अचानक ही पीछे से किसी ने उसका एक हाथ पकड़ लिया। आयशा ने जब हैरान होकर